जब भी मैं आपको बोलता हूं कि सिलेबस देख लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मार्क्स सिर्फ फाइनल आंसर के नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स बच्चे ना रटने की कोशिश करते हैं या उसको ना एंड के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में 4-5-10 दिन पहले मैं इसको रटना शुरू करूंगा, याद करना शुरू करूंगा, पेपर में लिखाऊंगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के समय फॉलो की थी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशन वीडियो या कोर्स रिलेटेड वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपको सीए बनना है और आपको यह भी पता है कि पहला स्टेप जो होता है वो सीए फाउंडेशन होता है, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। देखो, जिन बच्चों ने अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म किए हैं तो उनको मैं ये कहता हूं कि मई वाला अटेम्प्ट क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप सितंबर वाले जो अटेम्प्ट होता है उस पर फोकस करें, क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर कर पाना और उसे क्रैक कर पाना ना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसलिए मेरे मुन्ना, मेरे लाल, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के समय फॉलो की थी, जो आपका सीए सितंबर अटेम्प्ट को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी लगभग 95% कर दे। और अगर आप भी सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 वाला अटेम्प्ट देने वाले हो तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशन वीडियो या कोर्स रिलेटेड वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें, आई विल बी अ सीए। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे डेडिकेटेड बच्चे हैं जो सीए बनने के लिए बेइंतहाशा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपने कॉमेंट कर ही दिया है तो बस लेफ्ट स्वाइप करके इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो अपने मेन यूजर तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब हमने अपना गोल क्लियर कर लिया है तो सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बेटा, सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं आपको बोलता हूं कि सिलेबस देख लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंटेंट लिस्ट देख ले खाली। देखो, सिलेबस को डिटेल में समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको डायरेक्शन देता है कि भैया कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है। और जब ये हमको क्लैरिटी नहीं होती ना तो 10, 12, 15 दिन बाद ना हमको ऐसा फील होता है कि सर इतना सारा सिलेबस, यार ये कैसे पूरा होगा। इसलिए अगर आप एग्जैक्ट सिलेबस देखना चाहते हो ना तो ICAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। और वैसे आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज का है, कौन सा चैप्टर आपका रिजल्ट बना देगा या कौन सा बिगाड़ देगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे बच्चों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड लगाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजिकल वीडियोस आपके लिए प्लान है जो आप मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट इज अकाउंटेंसी। देखो बेटा, अकाउंटेंसी में मैंने बच्चों को देखा है एक ब्लंडर करते हुए। वो सिर्फ क्या करते हैं ना, इलस्ट्रेशन देखते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार हाँ, ये तो हमने 11th में पढ़ा था, ये तो हमने 12th में पढ़ा था, ये तो हो ही जाएगा या ये हो ही गया। तो पता उनके साथ क्या होता है, हैवी हो गया, हैवी हो गया, हैवी हो गया, फिर जब रिजल्ट आता है एक ही हो गया। लेकिन जब वो खुद से क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तब उनको ये रियलाइज होता है कि एक्चुअल क्लैरिटी तो यार अभी भी मिसिंग है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी की जो अप्रोच होती है वो बेटा ये होती है कि जब भी आप अकाउंटेंसी का कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठो तो उसकी थ्योरी पर पूरा फोकस करो, उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लो। जब भी उसके अंदर कोई जर्नल एंट्री पास हो रही है या कोई ट्रीटमेंट हो रहा है एडजस्टमेंट का, तो समझो ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ और आगे अन्य अकाउंट्स पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। और बच्चों, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्टनरशिप, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन। इसलिए आपको इनको सिर्फ पढ़ना नहीं, इनको मास्टर करना है। और जब ये सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लो तो हर एक चैप्टर के मल्टीपल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बिना सॉल्यूशन को देखे। और जहां जहां आप गलती करते हो तो उसको ना नजरअंदाज मत करो, ओ यार मेरे से गलती हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं। यही गलतियां आगे जाकर नासूर बन जाएंगी। आपको इन्हीं गलतियों के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर काम कर बैठता है ना वही डे टू डे बेहतर बनेगा। और एक और बात आजकल बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए कि भैया मार्क्स सिर्फ फाइनल आंसर के नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स प्रेजेंटेशन के मिलेंगे, आपको मार्क्स प्रॉपर
जो आपने स्टेप्स लिखे हैं उसके मिलेंगे। तो अपनी पढ़ाई के वक्त इन सब पर ध्यान लगाओ, सीधा आंसर की तरफ मत भागो, प्रेजेंटेशन और प्रॉपर स्टेप्स की क्लैरिटी रखो। तो प्रैक्टिस के वक्त शॉर्टकट नहीं अपनाना, क्योंकि यही शॉर्टकट आपको एग्जाम में महंगा पड़ जाएगा बेटा। अब जब अकाउंट्स की अप्रोच हमें क्लियर हो गई है, अभी आगे और भी बात करेंगे, तो अब जो नेचुरली हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है विच इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जो हमें ले जाता है लॉ की तरफ। बेटा लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चे ना रटने की कोशिश करते हैं या उसको ना एंड के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में 4-5-10 दिन पहले मैं इसको रटना शुरू करूंगा, याद करना शुरू करूंगा, पेपर में लिखाऊंगा। और यही सबसे खराब बात होती है, यही हमारे मार्क्स कटते हैं। और ऐसी गलती करने वाला शख्स तुम्हारे सामने भी खड़ा हुआ है, इसलिए बताऊंगा लॉ को रट्टे मत मारो, लॉ को हम समझ के कर सकते हैं। हर प्रोविजन को हम छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करेंगे, उनका मतलब समझेंगे और उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ना रिलेट, जो रियल लाइफ केस स्टडीज होती है ना उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा हाईली वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट या कंपनी लॉ के जो बेसिक प्रोविजंस होते हैं। तो लॉ के अंदर इन चैप्टर्स के अंदर आपका कमांड बनाना ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन लॉ के अंदर सबसे गेम चेंजिंग पॉइंट पता है क्या है? वो है आंसर राइटिंग स्किल। अगर हम लॉ को सिर्फ पढ़ते रहेंगे, हम उनके लेक्चर सिर्फ सुनते रहेंगे और लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो एग्जाम के अंदर आपको एकदम ऐसा फील होगा कि भाई अब मेरे को आंसर तो आता है लेकिन मैं इसको लिखूं कैसे। या अगर आपने लिख भी दिया तो क्या पता आपका जो एग्जामिनर है आपको वो उतने नंबर ना दे, क्योंकि भैया लॉ के अंदर प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आप क्या ऐसा लिखते हो कि जो चेक कर रहा है आपका पेपर वो कन्विंस होकर आपको पूरे बटा पूरे या लगभग 80% मार्क्स भी दे दे। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। तो इसके लिए मेरे अंकुश भैया, तुमको याद होगा, जिन्होंने मुझे सीए में आने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित किया था, तो उन्होंने मुझे एक फिक्स्ड फ्लो बताया था कि पहले प्रोविजन, फिर एनालिसिस एंड लास्ट में कंक्लूजन। क्योंकि जब आप आंसर इस फॉर्मेट में लिखते हो ना कि पहले हमने प्रोविजन के बारे में बात की, फिर हमारा एनालिसिस क्या है और लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या है, इस तरीके से लिखते हो ना तो हमारा आंसर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है और इससे आपके जो मार्क्स होंगे वो आपको बेटर मिलेंगे। तो हर रोज 1 से लेकर 2 कंप्लीट आंसर्स की लिखने की हैबिट डालनी है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे यही आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। अब बात करते हैं बेटा मैथ्स की। अब यहां पर डर लगना नॉर्मल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11-12 के अंदर मैथमेटिक्स नहीं लेते, लेकिन यहां अगर किसी बच्चे ने स्मार्ट अप्रोच रख ली तो बेड़ा पार है। देखो मैथ्स में आपको ना परफेक्ट नहीं बनना, यहां पर आपको स्ट्रेटेजिक बनना है। तो सबसे पहले मैथ्स के अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक है ना उन पर फोकस करो, जैसे लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये टॉपिक रिलेटिवली काफी डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं और यहां मार्क्स स्कोर करना काफी आसान हो जाता है बच्चे के लिए। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी और टाइम वैल्यू मनी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको भी आपने अच्छे फोकस से देखना है, इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये भी एग्जाम में एक हाई वेटेज कैरी करते हैं। क्योंकि अगर आपने इन सिलेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड हासिल कर ली तो आप आने वाले अटेम्प्ट के अंदर एक डिसेंट स्कोर जो है ना वो सिक्योर कर लोगे। लेकिन यहां पर भी एक रूल अप्लाई होता है, जहां जहां मैथ्स है वहां ये रूल अप्लाई होगा, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स उतनी ज्यादा आपकी इंप्रूव होगी, ये कहने की बात नहीं है। और जब भी प्रैक्टिस करो तो एक टाइमर लगा के करो कि ताकि आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के ऊपर काम कर सको। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अगर मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन अगर मेरे पास उसको करने के लिए टाइम नहीं है तो फायदा नहीं है। तो इसलिए टाइमर लगाकर पढ़ाई करना एक बहुत अच्छी स्किल हो सकती है, एक बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है। अगर अब मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो ये सब्जेक्ट बच्चे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, उनको लगता है सब्जेक्ट बड़ा आसान है, तो इसी वजह से वो ये जो इजी मार्क्स होते हैं ना वो लूज कर देते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की अप्रोच सही है तो यही आपका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। यहां पर ना आपको थ्योरी रट्टी नहीं है बल्कि उसका एक फ्लो समझना बहुत जरूरी है। देखो जब भी हम कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई को रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं ना, ऐसे समझना चाहिए। इसी तरह नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे चैप्टर्स को सिर्फ डेफिनेशन से नहीं बल्कि उसकी थ्योरी को स्टोरी की फॉर्म में बदलना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा। स्टोरी से समझने से फायदा बेटा ये होता है कि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा देर तक रिटेन रहता है, समझ भी आता है, फील भी आता है और फिर आप उसको अच्छे से लिख भी पाओगे।
साथ ही कीवर्ड्स और डेफिनेशन पे अपना कमांड हासिल करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन और ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना बहुत मैटर करती है। क्योंकि बेटा अगर इकोनॉमिक्स में आपने ढंग से आंसर को लिखना सीख लिया, जैसे लॉ में सीखा था, या एक इजी वे में आपने एक ग्राफ को समझा दिया, एक सिचुएशन को समझा दिया, तो यहां पर इजीली आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। अब यहां तक हमको ये अप्रोच तो मिल चुकी है कि कौन सा सब्जेक्ट हमको कैसे पढ़ना है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को अपने डेली रूटीन के अंदर कैसे डालें कि मैक्सिमम आउटपुट आ पाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक परेशानी है बच्चों की, जहां बच्चे अटकते हैं। देखो बेटा, वैसे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि क्या करना है, बस प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप उसको डेली रूटीन के अंदर ना इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इसलिए अब से एक्सट्रीम टाइम टेबल बनाना बंद करो कि भैया सीए की पढ़ाई कर रहा हूं तो 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 16 घंटे पढ़ने की बजाय एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे, एक ऐसा अपनी रूटीन बनाएंगे जिससे मैक्सिमम आउटपुट आएगा। देखो मैं डेली, देखो क्लासेस के अलावा अगर मैं सेल्फ स्टडी की बात करूं तो मैं डेली ना चारों के चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। मेरा जनरली कॉम्बिनेशन 2 से लेकर 3 सब्जेक्ट का होता था। मैं 2 सब्जेक्ट की अगर बात करूं आज के सिनेरियो को लेके, मैं मैथ्स के साथ या तो लॉ पढ़ सकता हूं, अकाउंटेंसी के साथ या इकोनॉमिक्स पढ़ सकता हूं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। और इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हुए एक ही अप्रोच फॉलो करनी है, वो है पहला कॉन्सेप्ट और दूसरा प्रैक्टिस। क्योंकि सिर्फ अगर मैं रीड कर रहा हूं और प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, या सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा जा रहा हूं, चाहे भले ही मेरे कॉन्सेप्ट गलत हैं, तो दोनों का उससे कोई फायदा होने वाला तो नहीं है। और यहां एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, जब हम रोज पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन डेली सुबह उठ के हमको एक कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली हमको आज क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कभी कोई बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, कभी कभी फ्लो ब्रेक हो जाता है, तो हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आपकी फाउंडेशन को, बुनियाद को मजबूत करने के लिए मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर आपके लिए डिजाइन किया एक ऐसा कोर्स जो आपका एंड तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चे जानते हैं। तो बच्चों, अगर आप मई 2027 को टारगेट कर रहे हो तो हमारा बुनियाद बैच 2027 अवेलेबल है, जो आपको वो एक्स्ट्रा एज देगा जिसकी हमने कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक में बात की थी। और वही अगर आपका एम सितंबर 2026 अटेम्प्ट है तो बैच 2026 लॉन्च हो चुका है, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। इन बैचेज का मेन मकसद सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट को एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देना है जिसकी बात अभी हमने ऊपर की थी। चाहे वो डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो या एक डिसिप्लिन रूटीन जो एक टॉपर फॉलो करता है। और अगर आप अभी इन बैचेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरा स्पेशल कूपन कोड SNF10 यूज कर सकते हो, जो इन बैचेज को और अफोर्डेबल आपके लिए बना देगा। अब जब आपने सही गाइडेंस और क्लासेस के साथ अपना बेस मजबूत कर लिया है, तो अब बारी है एक ऐसा माहौल बनाने की जो आपको एग्जाम रेडी कर दे, जो कि है मॉक टेस्ट, PYQs और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। क्योंकि बेटा सिलेबस खत्म करना एक अलग बात है और 3 घंटे के एक्सट्रीम प्रेशर में उसको फिनिश करना एक अलग बात है। इसलिए जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आप PYQs और मॉक टेस्ट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाना, और यही हम अपने बैचेज में भी करने वाले हैं। अगर एग्जाम से 1-2 महीने पहले कोई बच्चा इन मॉक टेस्ट को टाइमर लगाकर सॉल्व करता है ना, तो उसको समझ में आता है कि उसकी असली प्रिपरेशन का लेवल कहाँ है और कहाँ वो टाइम वेस्ट कर रहा है, किन टॉपिक्स पे अभी और काम करना बाकी है। अब बिना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना वैसा ही है जैसे ओलंपिक में चले गए बिना प्रैक्टिस किए। इसीलिए हम आपके इस बैचेस के अंदर ना मॉक टेस्ट या रेगुलर टेस्टिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कि ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर जाकर 100% अपना देकर। बेटा एंड में जाते जाते बस एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगा कि सीए की जो पढ़ाई है ना, वो कोई 100 मीटर रेस नहीं होती जहां पर आपने एक दिन बहुत तेज भाग लिया और रेस जीत जाओगे। नहीं भाई, ये एक बहुत लंबी मैराथन है। यहाँ वही बच्चा जीतता है जो हर रोज 6 से लेकर 8 घंटे की रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर पढ़ाई करता है। और ये वाली जो मेहनत होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो इर्रेगुलर 15-15 घंटे की पढ़ाई की हुई मेहनत से लाख गुना ज्यादा बेहतर होती है। आप अपनी मैराथन में हम एकदम तेज नहीं भागते, फिर रुक गए, फिर एकदम तेज नहीं भागते। अगर आप कंसिस्टेंटली एक नॉर्मल स्पीड में कंसिस्टेंटली भाग रहे हो ना, तो आप मैराथन जीतते हो। यही गेम सीए के अंदर भी होता है। आपको रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी 6-8 घंटे की। ऐसा नहीं कभी 15 घंटे पढ़ लिया और कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। और ये रेस ऐसी भी है बेटा कि जहां पर आपको ना डर भी लगेगा,
और जब भी हमको डर लगे ना, तो हमको बस अपनी आंखें बंद कर देनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने अभी अपने संडे टॉक्स, जो मैं बैचेस के अंदर संडे टॉक्स करता हूँ, जहाँ बच्चों को जाकर अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, तो मैंने वहाँ भी बताई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप बस उस दिन उस मंजर को फील करो कि जब तुम्हारे रिजल्ट के आगे लिखा होगा पास और तुम अपने नाम के आगे CA लगा पाओगे। तो ये सारे जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं ना, ये तुम्हें वर्थ इट लगेंगे। तो बच्चों, अगर आपको लगता है इस रोड मैप, एक सिंपल से रोड मैप से आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, रास्ता थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने इस दूसरे CA एस्पिरेंट दोस्त को जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब तो तुमने जरूर कर ही लिया होगा। मिलूंगा ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।